Good morning students, welcome to Target JK Exams. My name is Mehak Tariq. मैंने जो आपका हिस्ट्री का कोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो स्टार्ट कर दिया है स्पेसिफिकली सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए एंड फॉर अदर एसएसपी एग्ज़ाम्स ऑल्सो। वो वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और आपको हमारी टारगेट जेके एग्ज़ाम की जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे वो जितने भी एसएसपी एग्ज़ाम्स आगे अपकमिंग हैं उनके भी आपको वीडियो कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि जो आपका जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है खासकर, ठीक है, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि आपका 60 मार्क्स जो हैं वो जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी या फिर जो स्पेसिफिकली कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो अलग से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारी मैम कवर करवा रही हैं और कुछ टॉपिक्स कुछ यूनिट जो है सर खुद ले रहे हैं, तो वो आपको पूरा कोर्स जो है वो ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप महक 20 करके कूपन अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पे हमने सुपरवाइज़र का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी और आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स, मैं आपका जो खासकर यूनिट थर्ड है मुझे वो कवर करना है, मैं आपको यूनिट थर्ड कवर करवाऊँगी। तो आज के जो लेक्चर है ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा और इसमें हम देखते हैं कि यूनिट थर्ड में क्या क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये आपके सामने जो है ये एसएसपी का ही सिलेबस है यूनिट थर्ड का, मैंने आपके सामने रखा है और हम देखते हैं कि 10 नंबर का है। टोटल सोशोलॉजी का जो पार्ट है 60 मार्क्स का है, पर ये 10 नंबर का है, ठीक है। और इसके अंदर जो सिलेबस है हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। देखिए, पहले सब यूनिट जो है आपका वो ह्यूमन राइट्स का है, ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, ठीक है। सेकंड जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। थर्ड जो है अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्थ इज वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। फिफ्थ इज सोशल इवल्स। सोशल इवल्स में हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड और ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा थर्ड यूनिट है। अगर आप इस थर्ड यूनिट को अच्छे से वीडियो लेक्चर सुन लेते हैं और एमसीक्यूज लगा लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है हम वहाँ से शुरू करेंगे लेक्चर को, और ये मैं आपका पूरा का पूरा थर्ड यूनिट अगली कुछ लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। और आपको इसका जो पीडीएफ है चैप्टर का वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो टारगेट जेके एग्ज़ाम्स करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आपका पहला यूनिट है हम उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, ओके। तो देखिए ह्यूमन राइट्स जो हैं, हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसका टर्म के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है कोल्ड के कारण, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए, ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स बेसिकली बेसिक राइट्स माने जाते हैं, ठीक है। आप इसके वर्ड से ही देख सकते हैं, द वर्ड इज़ ह्यूमन यानी इंसान, जो हर इंसान को कुछ हक दिए जाते हैं। राइट्स मीन्स हक, ठीक है, कुछ हकूक दिए जाते हैं ह्यूमंस को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे देखी नहीं जाती, बल्कि एज ए ह्यूमन जो उन्हें राइट्स दिए जाते हैं उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं, फर्दर कुछ डेफिनेशंस हम ह्यूमन राइट्स की देखते हैं। जैसे हमारे पास जो ह्यूमन राइट की पहली डेफिनेशन है वो एंड्रयू हेवर्ड, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि दीज आर राइट्स जो विर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को मिलते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उन्हें इसलिए दिए जाते हैं। और ये नेचुरल राइट्स की ही सेक्युलर वर्जन है और मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई ह्यूमन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो चिल्ड्रंस हैं, चाहे वो मैन हैं, या फिर कोई भी कैटेगरी के जो ह्यूमंस हैं, वो सबको बराबर के हक दिया जाता है, बराबर के राइट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से इनको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ये किसी स्पेसिफिकली किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं होते, किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं होते, किसी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जनरल सा आप ये अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स होते हैं जो सब इंसानों को हक दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन
है उसका एक डिक्लेरेशन आता है ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है। अभी जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वो इसी पे होगा। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में आता है, उसका आर्टिकल 1 आपको याद रखना है। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से आ गया कि ह्यूमन राइट की डेफिनेशन किस में दी गई है, तो वो आर्टिकल 1 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 1 में कहा जाता है, आर्टिकल 1 में ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कहते हैं इंसानों को। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न, ठीक है, बॉर्न फ्री एंड इक्वल, ठीक है, बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, ठीक है। यहाँ पे ये इसके इस तरह से वर्ड्स मेंशन है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा लर्न भी कर सकते हैं, वो कई बार पूछ भी सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में दिया गया था, उसमें आर्टिकल 1 जो है वो ह्यूमन राइट्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, एक तो वो फ्री हैं, दे हैव फ्री विल, एंड वो इक्वल हैं, सब बराबर हैं, वो उनकी डिग्निटी है और उनके अपने कुछ हकूक हैं, ठीक है। डिग्निटी और राइट्स में सब बराबर हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आप आर्टिकल 1 को ध्यान रखिए कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आया है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का ये बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एंड्रयू हेवर्ड जो है वो बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये हर इंसान को दिए जाते हैं राइट्स, और ये मॉडर्न वर्जन है किसके, नेचुरल राइट्स के, ठीक है। मॉडर्न वर्जन है किसके, नेचुरल राइट्स के। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि नेचुरल राइट्स क्या है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको नेचुरल राइट्स के बारे में आए, ठीक है। सबसे पहले हम नेचुरल राइट्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर नेचुरल राइट्स। देखिए पहले ह्यूमन राइट्स जो है बोला गया कि दीज आर द मॉडर्न वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स, ठीक है, दीज आर द मॉडर्न वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स जो है वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जो पहले लोग मानते थे, ठीक है। नेचुरल राइट्स बेसिकली वो राइट्स हैं जो नेचर हमें देता है, ठीक है, बाई बर्थ जो हमें नेचर देता है, ठीक है। बाई बर्थ अगर कोई लड़का पैदा हो रहा है, अगर उसी घर में एक लड़की पैदा हो रही है, तो बाई नेचर जो राइट उन दोनों को मिले वो बराबर है। ये तो बाद में हम जेंडर डिफरेंसेस उनके बीच में लेके आते हैं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जेंडर का कॉन्सेप्ट वो बाद में सोसाइटी लेके आती है, लेकिन नेचर जो है सबको इक्वालिटी का हक देती है, उन्हीं को हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है, एज ए ह्यूमन जो बाई नेचर हमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। तो नेचुरल राइट्स में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम एक याद रखना है, दैट इज जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक, ये आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, दैट इज जॉन लॉक। आपको ये नाम याद रखना है। इनकी बुक थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इनकी किताब का नाम है, ठीक है। टू ट्रीटीज जो बुक है वो लिखी किसने है, जॉन लॉक ने लिखी है। उसमें वो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल के बारे में इसमें पढ़ें कि नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक कहते हैं कि 3 तरह के नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। वो इंसानों को 3 तरह के नेचुरल राइट्स देते हैं, ठीक है। एक तो वो बोलते हैं कि नेचुरल राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है एंड प्रॉपर्टी है। जॉन लॉक 3 राइट्स देते हैं इंसानों को, ठीक है। एक तो वो देते हैं कि लाइफ का देते हैं राइट, लिबर्टी का देते हैं और प्रॉपर्टी का देते हैं। आपको जॉन लॉक का नाम याद रखना है, आपको उनकी बुक का नाम याद रखना है, और आपको ये दिखना है कि जॉन लॉक ने किन 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी। जॉन लॉक कहते हैं कि ये 3 राइट्स जो हैं ये हर इंसान के पास होने चाहिए, ठीक है। एक तो लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने का उसको हक है, और कोई दूसरा इंसान उससे उस ज़िंदगी जीने का हक उसे छीन नहीं सकता। लिबर्टी कहते हैं फ्रीडम को, इन शॉर्ट, ठीक है, उससे फ्रीडम है, उससे किसी हद तक एक आज़ादी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी यानी हर इंसान को हक है कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर सके। जॉन लॉक का कहना है कि 3 तरह के नेचुरल राइट्स हर इंसान को मिलने चाहिए, ठीक है। नेचुरल राइट्स ही जो हैं बाद में मॉडर्न वर्जन बनता है, ये बेसिक बनता है मॉडर्न वर्जन किसका, ह्यूमन राइट्स का। बाद में हमने नेचुरल राइट्स को स्टडी करते करते ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर दिया, ठीक है। और बाद में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो होता है 1948 में, वो पूरी तरह से हमने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर दी ह्यूमन राइट्स पे, जो हम अगले सब यूनिट में पढ़ेंगे। आपको ये पता चल गया कि ह्यूमन राइट्स किसका मॉडर्न वर्जन है, नेचुरल राइट्स का मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। ये आ गया नेचुरल राइट्स का आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उन पे देखते हैं कि मतलब क्या होता है ह्यूमन राइट्स का। देखिए इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। कोर प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है डिग्निटी,
ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी जिसे कहते हैं, आपका मतलब इज्जत से ज़िंदगी जीने का जो हक है उससे डिग्निटी कहते हैं, ये आपका नेचुरल राइट है, ये आपका ह्यूमन राइट है। दूसरी चीज़ है इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप लड़की हैं लड़का हैं, अगर आप छोटे हैं बड़े हैं, किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से मैटर वो नहीं करता, इक्वालिटी है। हर इंसान को नेचर ने बाय ह्यूमन आप बराबर हैं, तो डिग्निटी इक्वालिटी। थर्ड इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पे किसी भी तरह से तरजीह नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी सब बराबर हैं, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है यूनिवर्सलिटी, ठीक है। यूनिवर्सलिटी इसका एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं है अमेरिका में अलग राइट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि पंजाब में अलग राइट्स होंगे, इंडिया में अलग होंगे, चाइना में नहीं होंगे, नहीं, ये यूनिवर्सल है। हर इंसान को जीने का हक है डिग्निफाइड मैनर से, हर इंसान को इक्वालिटी का हक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी राइट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये कंट्री टू कंट्री डिफर नहीं करते, ये यूनिवर्सल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि एक राइट जो है वो दूसरे राइट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम इंसान जो है वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और हमारे राइट्स भी एक राइट दूसरे राइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमें इक्वालिटी होगी तो फिर हम लिबर्टी का भी मज़ा ले पाएंगे, ठीक है। अगर हमें इक्वालिटी नहीं होगी तो हमें लिबर्टी को क्या करना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं राइट्स जो है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबल क्या कहते हैं कि हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इन राइट्स को ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी जीने का हक आप एक इंसान को आधा देंगे तो उसको बाद में दूसरा देंगे, नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। को एक भी राइट है जो राइट टू लिबर्टी है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक इंसान को एक हक पूरा मिलता है, ठीक है, और पूरे का पूरा वो उसी का हक होता है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देखिए ये राइट्स तो आपको दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, ठीक है। डिग्निटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सैलिटी, इंटरडिपेंडेंसी, इंडिविजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये कुछ फीचर्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, हमने बात कर दी कि ये इंडिविजिबल हैं, हमने बात कर दी कि ये नेचुरल हैं। तो मेजर हिस्टोरिकल कुछ आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल कुछ इस तरह का शुरू से लेके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो बाद में हमने अडॉप्ट की ह्यूमन राइट्स की, वो अपने वजूद में आती है, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन में आप याद रखेंगे इनकी डेट्स, ठीक है। जैसे मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 में आप याद रखेंगे कि किंग जॉन ने इशू किया था। तो मैग्ना कार्टा आपको जहाँ तक याद होगा, फंडामेंटल राइट्स को ना इंडिया के अंदर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली ये भी राइट्स प्रोवाइड किए थे, फर्स्ट टाइम मैग्ना कार्टा ने राइट्स प्रोवाइड किए थे बेसिकली लोगों को, ठीक है। 1215 बहुत पुरानी बात है ये। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स लाया गया, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स लाया गया, ये कब लाया गया? 1688। इसमें भी लोगों को बेसिक ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद बेसिक राइट्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस के अंदर जो हमने पढ़ा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। यूएस के अंदर जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ये कब होता है? 1776 में। इसमें भी लोगों के राइट्स की बात की गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न कहाँ पे बात की गई? फ्रांस के अंदर 1789, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर हमने बात की राइट्स की। तो ये जितने भी 3-4 जो हमारे सामने ये हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं जो है ये राइट्स दे रहे थे। मैग्ना कार्टा फर्स्ट ऐसा टेक्स्ट है जो राइट्स दे रहा था। बिल ऑफ राइट्स में भी राइट्स दिए जा रहे थे इंसानों को। यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में होती है, उसमें भी
राइट्स दिए जा रहे थे, और राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है यहाँ पे भी राइट्स दिए जा रहे थे। आपको इनका नाम और इनकी डेट्स याद रखनी है, हो सकता है कि वो पूछ लें, एक पर्टिकुलर डेट पूछ लें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट्स दिए जा रहे थे। उस वक्त जो प्रॉब्लम थी शुरू में वो स्लेवरी की प्रॉब्लम थी, आपको पता है लॉर्ड्स होते थे और स्लेवरी का प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो स्लेवरी की प्रॉब्लम हटाई गई, वुमेन राइट्स आए, और इस तरीके से थोड़े थोड़े राइट्स करके इंसानों को उनके हकूक़ मिले, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे कि बाद में फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हमने साइन किया ह्यूमन राइट्स पे, वो हमने 1948 में साइन किया, लास्ट पेज पूरी तरह से हमने ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से नहीं है। ये कुछ उससे पहले ये कुछ एवोल्यूशन होता है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन जो ह्यूमन राइट्स में हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट में तो यही है, कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स होते हैं, इनको हम बेसिक राइट्स भी कहा जाता है, जो इंसानों को मिलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, रिलीजन, रीजन, कास्ट, एवरीथिंग, ओके। उसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1948 में होती है, आर्टिकल 1 डाला गया कि हर इंसान फ्री है, इक्वल है, डिग्निटी है, और उसको राइट्स दिए जाने चाहिए, उसको राइट्स मिलते भी हैं, ठीक है। एंड्रयू हेवर्ड की जहाँ तक हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो नेचुरल राइट्स का ही एक मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। मॉडर्न वर्जन में हमने देखा कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो जॉन लॉक अपनी बुक में बताते हैं, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक की बुक थी, आपको इस बुक का नाम याद रखना है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। और जॉन लॉक जो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये 3 राइट्स जो हैं ये इंसानों को मिलने चाहिए, ठीक है। और जो नेचुरल राइट्स क्या हैं, जो बाई नेचर हर इंसान को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, जॉन लॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक का नाम भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कोर प्रिंसिपल्स देखे जो नेचुरल राइट्स में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। हमने देखा कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि जो नेचुरल राइट्स होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो एक से वो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको समराइज़ कर दूं, तो इसके फीचर्स में जब हम देखते हैं इसको समराइज़ करते हुए, पहला फीचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो तो यही है कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये हर कंट्री या हर उसमें अलग अलग नहीं रहते, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड या कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं किया जाता, ये यूनिवर्सल है, ये हर इंसान को दुनिया में दिए जाते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल, जैसे हम इंडिया में भी बोला जाता है ना कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स हमने इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, जो जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमें राइट्स दिए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं। बेसिक लाइफ, लिबर्टी का राइट है, स्पीच का राइट है, तो बेसिक राइट्स जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट, दीज आर फंडामेंटल। फंडामेंटल किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यही नहीं होंगे तो बाद में हमने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को क्या करना है, तो इसलिए फंडामेंटल हैं ये, बिकॉज दे आर प्राइम, दे आर सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड इसका फीचर जानते हैं कि समवेयर दीज आर अब्सोल्यूट, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है कि ये अब्सोल्यूट इम्प्लीकेशन होता है इनका, ठीक है। ये क्या करते हैं कि दीज आर द बेसिक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दे आर व्हेन दे आर इम्प्लीकेशन जो होता है इनका ये अब्सोल्यूट होता है, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी बीच में इफ़ एंड बट्स नहीं होते, दे आर अब्सोल्यूटली इम्प्लीकेटेड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो हम इसमें जो मेन फीचर बात करते हैं वो इनडिविजिबल बोलते हैं, हम कहते हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविक, इकोनॉमिक, सोशल, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उसको सोशल भी इम्पॉर्टेंट है, उसको इकोनॉमिक भी इम्पॉर्टेंट है, उसको पॉलिटिकल राइट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक इंसान में सब राइट्स उसको चाहिए ना, उसको लिबर्टी भी चाहिए, उसको इक्वालिटी भी चाहिए, उसको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सोशल आप उसको दे दो, इकोनॉमिकल राइट्स ना दो, उसको पॉलिटिकल राइट्स ना दो, तो ऐसा नहीं होता है, ये इंडिविजिबल है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो ह्यूमन राइट्स के मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वहाँ मेंशन किया गया है वो है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम देखते हैं कि मतलब क्या है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, कि ये कह रहा है कि
ह्यूमन राइट्स जो है इवॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है सोसाइटी दर सोसाइटी, स्टेजेस दर स्टेजेस चेंज कैसे, डिमांड चेंज कैसे होती है। देखिए ह्यूमन राइट्स का जो एवोल्यूशन है ना कहीं सोसाइटी पे डिपेंड करता है, उसकी डिमांड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब पहले जो हमारा बहुत पुराना पुराना टाइम था तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक जो मैन है वो मैन से ही आज़ाद नहीं था, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अफ्रीका के जो लोग हैं उनको स्लेव बना दिया जाता था, तो वो एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को खुद पे हावी समझती थी, ठीक है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा टाइम चेंज होता है तो हम देखते हैं कि स्लेवरी तो एबॉलिश होगी, लेकिन अब अपनी ही कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। किसी को राइट टू वोट चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, तो उस तरह का भी हमें एक चेंज देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वुमेन राइट्स की डिमांड होने लगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी की अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उस हिसाब से ह्यूमन राइट्स भी जो है इवॉल्व होते रहते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोसाइटी जो जनरेशन है वो अलग अलग डिमांड करती है, तो उस तरह से ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह की डिमांड्स हमारे सामने आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ अभी आपको, जैसे अभी जो थर्ड जेंडर की डिमांड्स हैं, ठीक है, ये अपने लिए थर्ड जेंडर जो है ये अभी ही डिमांड्स इनकी शुरू हुई हैं, हाँ, इस डिकेड में, तो ये अभी अपने लिए राइट्स डिमांड कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट डिकेड में हमारी सोसाइटी की डिमांड्स अलग हो और वो अलग तरह की राइट्स डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अभी कुछ एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स किस तरह से इवॉल्व होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले एवोल्यूशन में हमने देखा कि नेचुरल राइट्स तो इनके बेसिक हैं। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जॉन लॉक का, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेचुरल राइट्स जो है सबसे पहले लोग नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते थे, फिर धीरे 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 उन्हें लगने लगा कि फंडामेंटल टू ह्यूमन बींग्स है, अब वो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ पे डिमांड करने लगे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स आए, फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर इस तरीके से लास्ट पे हमने 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है साइन कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे अभी भी ये इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरी यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कार्ल वेसाक का एक जो अप्रोच थी, उन्होंने हमें, कार्ल वेसाक एक स्कॉलर है, ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। कार्ल वेसाक जो है इन्होंने दिया है 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। ये कहते हैं कि 3 जनरेशन में ह्यूमन राइट्स का, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है 3 जनरेशन में इवॉल्व होते हैं, ठीक है। 3 जनरेशन में ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब हम इसकी स्टेजेस देखेंगे, 3 जनरेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन में ये कहते हैं कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, आपको याद रखना है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में ये बात करते हैं कि सबसे पहले लोगों ने डिमांड किया है कि हमें नेचुरल राइट्स जो हैं, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, पहले हमें वो चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है, इंग्लिश में इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद हमने देखा है कि फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आता है, अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आता है। तो ये जितने भी रेवोल्यूशंस थे ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड कर रहे थे। और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की जो की डिमांड थी वो किसके इर्द गिर्द होती है, लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी का मैं आपको मतलब बताऊं तो लिबर्टी का मतलब इन शॉर्ट होता है फ्रीडम, ठीक है। आज़ादी की बात कर रहे थे, ठीक है। राजाए महाराजों का उस टाइम रूल होता था, तो ये लोग कहते थे कि इन लोगों ने यहाँ से बात करना शुरू किया कि हमें हमारी गवर्नमेंट चुनने का खुद हक दिया जाए, हमें लिबर्टी दी जाए, हमें फ्रीडम दिया जाए। तो वहाँ पे बात हो रही थी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स डिमांड में थे, ठीक है। अब ये किस तरह के कौन कौन से डिमांड्स थे, जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें जैसे सबसे पहले तो राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ डिमांड कर रहे थे, ये राइट टू लिबर्टी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी ये कह रहे थे कि हर इंसान को आके क्यों अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन डिमांड कर रहे थे, रिलीजन के राइट्स ये थोड़े बहुत डिमांड कर रहे थे। तो इस तरह से ये इनके राइट्स थे, ठीक है। ये राइट्स जो है ये डिमांड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें ये राइट्स चाहिए क्योंकि हमें
हमें जो फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, उस वक्त सोसाइटी की डिमांड ही यही थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 से आर्टिकल 21 जो है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन जो है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, तो वहाँ पे इसका डिमांड किया गया, ठीक है। आगे फर्दर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है फर्स्ट जनरेशन राइट्स थे। फर्स्ट जनरेशन राइट्स में क्या क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो सेकेंड जनरेशन राइट्स है, सेकेंड जनरेशन राइट्स में बात करते हैं, कार्ल वेसाक बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन राइट्स कौन से हैं। सेकेंड जनरेशन राइट्स जो हैं ये इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है। ये इनको बोला जाता है सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। अब देखिए इनको फर्स्ट जनरेशन में हमें मतलब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स तो मिल गए, बहुत सारे रेवोल्यूशन होता है, फ्रांस के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की फाइट होती है, फाइनली हमें कुछ हकूक तो मिल गए जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिलीजन पे थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमने बात की कि हमें सोशल और कल्चरल राइट्स चाहिए, ठीक है। सोशल, जैसे जैसे कंट्रीज़ जो हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगी, इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लगी, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर, ज़्यादातर जो सेकेंड जनरेशन राइट्स की डिमांड होती है वो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है कि इकॉनमीज़ कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा अमीर थी, उस हिसाब से वर्ल्ड वॉर जो है उसका हमें बहुत रिजल्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे लोग जो हैं अब अपने सोशल और कल्चरल राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि हमें इक्वालिटी दी जाए। अब इसकी थीम जो थी वो इक्वालिटी थी, ठीक है। इक्वालिटी, ये बराबरी की बात कर रहे थे। हमने ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन राइट्स में वो लिबर्टी डिमांड कर रहे थे, लेकिन सेकंड जनरेशन राइट्स में वो इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन राइट है इक्वालिटी में, आप कुछ राइट्स याद रखें, जैसे राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क की डिमांड थी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हेल्थ केयर की बात की गई, हेल्थ केयर की अब बात की जो पहले नहीं की जाती थी, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात की गई, उन्होंने कहा कि हर इंसान को एजुकेशन लेने का बेसिक हक है। सोशल सिक्योरिटी की बात की गई। तो बेसिकली ये कुछ राइट्स थे जो सेकंड जनरेशन में हमने डिमांड किए, और कहीं ना कहीं हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट, एक जो उस वक्त गवर्नमेंट्स थी वो देने के लिए बेतैयार थी, क्योंकि ये जो स्टेट की, जो हमारी स्टेट यानी जो गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी थी कि वो ये काम करे, ये वेलफेयर प्रोविजंस थे, यानी स्टेट जो है वो करना चाहती थी फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो सेकेंड जनरेशन राइट्स जो है इनको पॉजिटिव राइट्स भी कहा जाता है। ये वेलफेयर जो स्टेट है वो ये काम करती है, वो लोगों को काम प्रोवाइड करती है, वो लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। स्टेट कहते हैं नेशंस को, स्टेट पॉलिटिकल टर्म है किसकी? नेशन की। नेशन यानी कंट्री, ठीक है। तो वो ये सेकेंड जनरेशन राइट में लोगों ने डिमांड किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो लोगों ने कहा कि हमें काम करने का हक दिया जाए, मिनिमम आवर्स होने चाहिए, बेसिकली ना 18-19 घंटे आप काम नहीं करवा सकते, हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स है ना, इनको हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं। नेगेटिव राइट्स यानी ये जो था उस वक्त शुरू में हमने देखा कि जो नेशंस होते थे, जो रूलर्स होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे, अब्सोल्यूट राइट्स थे। नेगेटिव राइट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना धीरे धीरे जो नेशंस यानी जो गवर्नमेंट होती थी उसका पावर कम करते हुए लोगों के पास पावर ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए नेगेटिव राइट्स कहा जाता है। बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा पावर की डिमांड कर रहे थे, लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी, रिलीजन, मूवमेंट, ये जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स थे इनको हम नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट यानी स्टेट की कहीं ना कहीं पावर कम कर रहे थे, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन राइट्स हैं इनको हम पॉजिटिव राइट्स कहते हैं। इसमें जो बेसिक थीम थी वो इक्वालिटी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादातर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर या हमें राइट्स ज़्यादा डिमांड में दिखते हैं। वर्क का मतलब मिनिमम टाइम जो है काम पे वो डिमांड करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन राइट्स आते हैं। थर्ड जनरेशन राइट्स, कार्ल वेसाक कहते हैं कि थर्ड जनरेशन राइट्स जो हैं आते हैं। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन राइट्स क्या है। ये पोस्ट 1945 के बाद आते हैं।
देखिए पोस्ट 1945 का ऐसा कौन सा इवेंट है। पोस्ट 1945 में मैंने अगर आप मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे मैंने आपको कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया। पोस्ट 1945 में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो बहुत हद तक खाली हो गई थी, ठीक है। यानी जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया अफ्रीका या जगह जगह उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, 1945 के एंड तक जो है ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो किसी न मतलब वो बहुत सारी जो इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज थी उनने आज़ादी जो है वो ले ली थी। और यहाँ पे अब इनको भी अवेयरनेस हो रही थी, अब इन कंट्रीज से जो है बात उठ रही थी थर्ड जनरेशन राइट्स की, जिन्हें हम सॉलिडिरिटी राइट्स भी बोलते हैं, सॉलिडिरिटी राइट्स, ठीक है, सॉलिडिरिटी राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल रीज़न था इन राइट्स का ये कि सोशल ग्रुप यानी सोसाइटी एज ए मतलब न्यूक्लियस बन गई थी। बात बात जब भी होती थी तो एक सोसाइटी की हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनीज जो हैं वो आज़ाद हो गई थी, अलग अलग अब हर तरह की कंट्री को अपना एक रिकग्नाइजेशन मिल गया था, हर सोसाइटी को रिकग्नाइजेशन मिल गया था। तो ये थर्ड जनरेशन राइट्स जो है मोर और लेस सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे। इंडिविजुअल राइट्स कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिल भी गए थे, पहले में तो हमें लिबर्टी के राइट्स मिल गए थे, सेकंड जनरेशन में हमने इक्वालिटी के राइट्स ले लिए थे। अब हम जो है इंडिविजुअल से होके हम सोशल कॉन्सेप्ट आता है और हम इंडिविजुअल राइट्स नहीं डिमांड कर रहे थे, हम सॉलिडिटरी राइट्स डिमांड कर रहे थे, हम कलेक्टिव राइट्स डिमांड कर रहे थे, ठीक है। पूरी की पूरी एक सोसाइटी कुछ राइट्स डिमांड कर रही थी, तो इसको कलेक्टिव राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब अंडरलाइंग थीम जो है थर्ड जनरेशन राइट्स की वो क्या है, यहाँ पे है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहते हैं ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी। हमने जैसे देखा कि फर्स्ट की क्या थी, फर्स्ट जनरेशन में लिबर्टी आती है, सेकंड जनरेशन में इक्वालिटी आती है और थर्ड जनरेशन में फ्रेटर्निटी आती है, ठीक है। ये फ्रेटर्निटी की बात करते थे। फ्रेटर्निटी क्या होता है कि ये कहते थे कि मतलब जिस तरह से ग्लोबल मतलब हमने देखा कि एक तरफ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमें आज़ादी दे दी, एक तरफ कॉलोनीज थी, अब कॉलोनीज आज़ाद हो चुकी थी, तो अब जो राइट्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनीज थी वो इनसे डिमांड कर रही थी। जो ग्लोबल साउथ जिसे हम आज कहते हैं, देखिए ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो साउथ के अंदर रिच कंट्रीज़ हैं साउथ ऑफ वर्ल्ड में। तो ये जो रिच कंट्रीज़ हैं जो गरीब कॉलोनीज थी इनसे कुछ डिमांड्स कर रही थी और ये अपने राइट्स मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जो आपने हमारा नुकसान कर दिया आप हमें वो वापस करें। तो इस तरह से ये एज ए सोसाइटी अपनी डिमांड्स कर रहे थे और इसका थीम क्या था, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी इसकी मेन थीम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट टू डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अब कॉलोनीज जो हैं या फिर जो गरीब कंट्रीज़ थी, जो पुअर कंट्रीज़ हैं या फिर जो जिनकी जीडीपी जिनका इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, वो क्या डिमांड कर रही थी, जो गरीब कंट्रीज़ जिनको बुरी तरह से ग्लोबल साउथ ने अपने अंडर कर लिया था, वो डिमांड कर रही थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, ठीक है। वो कह रही थी कि आप यहाँ पर आए हैं, 100 साल आपने हमारे यहाँ पे राज किया, आपने हमारी इन्वायरमेंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, आप हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है, आप हमें डेवलपमेंट के लिए राइट दीजिए, ठीक है, आप हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट कराना आपका फ़र्ज़ है, आपका वो है क्योंकि आपने हमें काफ़ी सालों तक एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। उसके बाद राइट टू पीस की बात कर रहे थे, ठीक है, पीस लाने की बात कर रहे थे, जो हम बाद में देखते भी हैं कि यूनाइटेड नेशन जिस तरह बना उसके बाद भी मतलब पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे एज ए सोसाइटी जो है जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी। इसका थर्ड जनरेशन राइट में फ्रेटर्निटी जो है वो मेन थीम रहती है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा के रखना, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें मेन आपने दो इवेंट्स इसकी याद रखनी है, अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छा है। एक होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो बाद में होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, या आपने इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ा होगा, 1972 में हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। और दूसरा होता है अर्थ समिट होता है और ये 1992 में होता है रियो डी जेनेरियो में, आप जानते हैं। तो ये दोनों जो समिट्स हैं और अभी भी आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट, इस तरह ये वहाँ से शुरुआत होती है जब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जो पुअर कंट्रीज़ थी इन शॉर्ट, उन्होंने डिमांड की कि आप हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हमें डेवलपमेंट करें, पीस मेंटेन करके रखें। तो उसके बाद जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1972 में, ये इन्वायरमेंट के ऊपर होती है। अर्थ समिट होती है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ये इन्वायरमेंट वाली सेक्शन में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसी का आगे एक्सटेंशन था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये
ह्यूमन राइट्स जो हैं ये 3 जनरेशन्स में, मतलब जो कार्ल विसाक हैं वो बात करते हैं कि 3 जनरेशन में ह्यूमन राइट्स जो हैं जो है वो डिमांड किए गए, और टाइम टू टाइम सोसाइटी की डिमांड पे डिपेंड करता है। अभी भी हम देखते हैं कि अभी जो वुमेन राइट्स जो हैं, वुमेन राइट्स जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं। आगे इसी यूनिट में 3rd सब यूनिट है वुमेन राइट्स क्या हैं और किस तरह से डिमांड में रहते हैं। उसके बाद जो आजकल चल रहा है वो 3rd जेंडर राइट्स है, ठीक है। 3rd जेंडर अपने राइट्स मांग रहे हैं और उनके सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd जेंडर राइट्स की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स में उन्हें डाला गया है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ये इवॉल्व होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग तरह सोसाइटी जो इवॉल्व होती है और राइट्स की डिमांड जो है अलग अलग रहती है। तो ये आपका ह्यूमन राइट बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसके साथ हमने इसका थोड़ा सा एवोल्यूशन भी पढ़ लिया है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट सब यूनिट था ये इस लेक्चर में कंप्लीट होता है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हम इसका एक एमसीक्यूज़ का एक एमसीक्यू सीरीज़ इस पूरे यूनिट का लेके आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।